बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। अपनी चर्चाओं में हम इन दिनों राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेसन में यह समझा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वह कैसे प्रयोग करते हैं। हमने अपनी पिछली चर्चाओं में यह जाना था कि भारत के राष्ट्रपति के नाम से संपूर्ण संघ का प्रशासन चलता है। मंत्रिमंडल निर्णय लेते हैं, प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं और वह सभी निर्णय राष्ट्रपति के माने जाते हैं। अनुच्छेद 78 में हमने ये जाना कि कैसे प्रधानमंत्री सभी निर्णयों को मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों को, सलाहों को वो राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं और राष्ट्रपति भी कोई निर्णय या कोई मसौदा, कोई मैटर, कोई मुद्दा मंत्रिमंडल के समक्ष चर्चा के लिए पेश करवा सकते हैं। हमने अपने पिछले लेसन में यह समझा कि कैसे राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आम चुनाव के पश्चात वह यह देखते हैं कि किन के पास लोकसभा में बहुमत आया है, कौन सा राजनीतिक दल है जिसके पास बहुमत आया है, और वह उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और तत्पश्चात वह प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों को मंत्रिपरिषद में लेते हैं और उन मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, हालांकि वो उस प्रधानमंत्री के कहने से करते हैं। अब जब एक बार मंत्रिपरिषद गठित हो जाती है तो आर्टिकल 74 के अनुसार ये सभी कार्य जो राष्ट्रपति करेंगे वे कार्य इस मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करेंगे। हमने जाना अपनी पिछली चर्चा में कि कैसे भारत के राष्ट्रपति ही हैं तो समस्त महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति या भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति एवं आर्टिकल 124 और 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इन नियुक्तियों को समझते हुए अब हम आगे आते हैं संघ लोक सेवा आयोग पर। संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है? हमारे देश के अंदर संघ सरकार को चलाने के लिए नौकरशाही में जो वरिष्ठ पद हैं उन पर अधिकारियों का चयन करने के लिए यह आयोग बनाया है। यह एक संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक संगठन है, अंग है और इसके अंदर जो सदस्य होते हैं एवं अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि राज्यों के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अब राज्यपाल की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो ऐसे समय यह देखना जरूरी है कि वे पिछले राज्यपाल को हटा करके नए राज्यपाल उनके टर्म के बीच में भी कर सकते हैं। पिछले राज्यपाल का कार्य अवधि अभी पूरा ना हुआ हो, उनका टेन्योर पूरा ना हुआ हो, तब भी राष्ट्रपति किसी नए व्यक्ति को उनकी जगह लगा सकते हैं और यह सब कार्य राजनीतिक दृष्टि से किए जाते हैं। आपको याद ही है, मैं सिर्फ रिपीट इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपको ये बात हमेशा के लिए समझ आ जाए कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से कर रहे हैं। यानी जो भी निर्णय राष्ट्रपति ले रहे हैं वे निर्णय इनफैक्ट वस्तुतः
मंत्रिमंडल के निर्णय है। किसी भी राज्य में राज्यपाल को लगाना, किसी राज्यपाल को बदलना, एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजना या कुछ भी, यह सब वो मंत्रिमंडल की सलाह से दे रहे हैं, कर रहे हैं। इसी तरह केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर शासन चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाए जाते हैं, मुख्य आयुक्त लगाए जाते हैं। ऐसे भी निर्णय तो मंत्रिमंडल लेगी, मंत्रिपरिषद लेगी, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि देश में एक वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत 280 के तहत गठित होता है और वह देश के अंदर जो कर इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो टैक्सेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनका केंद्र और राज्यों में बंटवारा कैसे किया जाएगा, किन आधार पे किया जाएगा, क्या प्रिंसिपल्स होंगे उसके, इन पर वह मंथन करते हैं और 5 साल के लिए वह अपने रिकमेंडेशंस को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा जो वित्त आयोग होता है आर्टिकल 280 के तहत, उस वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। उसमें नियुक्ति आदेश राष्ट्रपति द्वारा आदेश होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि भाषा आयोग भी है देश में, जिसके सदस्यों का गठन, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब एक महत्वपूर्ण सरकार का अंग है जो निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग देश में होने वाले बहुत महत्वपूर्ण चुनावों को करवाता है और उनके बारे में अपने सुझाव भी देता है परिवर्तन के लिए। तो देश में हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसके अंदर एक मुख्य आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स जिन्हें कह देते हैं। ये 3 जने मिलकर के हमारे देश के निर्वाचन आयोग को चलाते हैं। यह निर्वाचन आयोग हमारे देश में चुनावों को, आम चुनाव तथा अन्य चुनावों को कैसे करवाना है, इस पर मंथन, उनका एग्जीक्यूशन करना, उनकी डेट्स बनाना, और अभी कुछ समय से, कुछ सालों से एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता को लागू करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल निर्वाचन आयोग का होता है। तो निर्वाचन आयोग के अंदर मुख्य आयुक्त एवं दोनों अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब यह ध्यान रहे कि यह राष्ट्रपति की नियुक्ति असलियत में तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा हो रही है। तो प्रधानमंत्री जिन लोगों को चाहते हैं वह उन लोगों को इन पदों पर नियुक्त करते हैं। इनकी प्रक्रियाओं के अंदर अभी तक जो उल्लेखित तरीका है उसमें कहीं कोई कंडीशंस नहीं है, केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की बात कही है। तो आर्टिकल 74 से हम समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। और हमने इन विगत वर्षों के अंदर यह देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री अपने पसंदीदा लोगों को नौकरशाही से रिटायर्ड लोग या रिटायर होने वाले लोग
को इसके अंदर नियुक्त करवा देते हैं और फिर वे लोग एक संवैधानिक बॉडी में कार्य करते हैं और संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हैं और संवैधानिक उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है कार्रवाइयों से। अभी राजीव कुमार सीनियर IAS ऑफिसर को नियुक्ति मिली है निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में। श्री लवासा ने इस्तीफा दिया, वह पद खाली हुआ। लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर नियुक्ति पा करके चले गए बाहर देश से और उन्होंने इस्तीफा दिया। उस नियुक्ति को उस वैकेंसी को भरने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आदेश आया, श्री राजीव कुमार को निर्वाचन आयोग में आयुक्त लगा दिया गया है। इसी तरह हमने पिछले ही दिनों में एक नए कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर जनरल को देखा, वो है श्री मुर्मू। श्री मुर्मू को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर लगाया गया है। श्री मुर्मू कौन है? इससे जस्ट पहले वो जम्मू कश्मीर के प्रशासक लगाए गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाए गए। और उससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले वो नौकरशाही में IAS सीनियर IAS के रूप में कार्यरत थे दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार के साथ। और उससे पहले वो गुजरात के अंदर IAS जो हमारी सिविल सर्विसेज है उसमें गुजरात सरकार में नौकरशाही में सम्मिलित थे। वहाँ से वे दिल्ली आए और दिल्ली आने के पश्चात उनको फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने समझा होगा उपयुक्त, जब जम्मू कश्मीर को हमने राज्य का दर्जा से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग किए गए। जम्मू कश्मीर को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने वो सबसे पहले वह मुर्मू जी को लगाया गया। फिर मुर्मू कुछ ही दिन पश्चात जब ये वैकेंसी उत्पन्न हो रही थी, कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे थे, तो उस समय फिर मुर्मू को राष्ट्रपति ने आदेशित करके यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने समझा उचित कि उनको कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लगाया जाए। तो इस समय हम मुर्मू को पा रहे हैं हमारे CNDG के रूप में। इस नियुक्तियों के सिलसिले से आगे समझते हुए मैं आपको यह और बताऊंगा कि भारत की तरफ से विदेशों में जो राजनयिक नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। जो भारत के राजदूत बन करके दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ जहाँ हमारी दूतावास होते हैं उनके अध्यक्ष कहलाते हैं। तो हर राष्ट्र में, हर देश में करीब करीब भारत के दूतावास बने हुए हैं और उन देशों में भारत के जो राजनयिक या जो भारत के राजदूत हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्ति देते हैं। कई सारे कूटनीतिक प्रतिनिधि भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जैसे यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनमें भी भारत की ओर से नियुक्त जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राजदूत तो बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है, वो हमारे देश का प्रतिनिधि है किसी और देश के अंदर। आपने सुना होगा हर देश में एक दूतावास होता है। वह दूतावास जिस देश का होता है उस देश की जहां वो स्थित है उस देश में उपस्थिति मानी जाती है। यानी दूतावास, भारत का दूतावास अगर अमेरिका में है तो इसका ये माना जाएगा कि भारत अमेरिका के अंदर एक कार्यालय में मौजूद है।
और वहाँ के जो राजदूत होते हैं, भारत के जो राजदूत वहाँ मौजूद हैं, वो भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं और वे भारत की तरफ से उनसे बात करते हैं। जैसे अभी चीन के साथ इस समय जो हमारी बॉर्डर पर समस्याएं चल रही हैं, उनके लिए जो कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, राजनयिक प्रयास चल रहे हैं, उनके अंदर भारतीय दूतावास जो बीजिंग में स्थित है, उसके अधिकारी निरंतर चीन के उच्च अधिकारियों से, वहाँ के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से, वहाँ के सैन्य अधिकारियों से, कुल मिला के चीन की जो वरिष्ठतम लोगों से संपर्क साधे हुए हैं और उनसे वार्ताएं चल रही हैं। तो भारतीय राजनयिक जो चीन में बीजिंग के अंदर भारतीय दूतावास में मौजूद हैं, वो भारत के प्रतिनिधि हैं। ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए आयोग बने हुए हैं। उन आयोगों में कुछ विशेषाधिकारियां हैं, उन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और भी ऐसे विभिन्न आयोग हैं देश के अंदर, और कुछ आयोग तो किन्हीं समय पर गठित किए जाते हैं, किसी विशेष परिस्थितियों में भी गठित किए जाते हैं। जैसे कभी कोई रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हो गए, कोई नदियों के पानी के जल के बंटवारे के बारे में, तो ऐसे में जो आयोग गठित होते हैं उन सब की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा आती हैं। इसके अलावा हम इस बात पे अब गौर करना चाहेंगे कि नियुक्तियां तो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है ही, संघ के पदाधिकारियों को पदच्युत करने यानी उनको अपने पदों से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जैसे मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री करवाते हैं उन्हें, तो मंत्रियों को हटाने का काम भी राष्ट्रपति करवाते के आदेश से होता है। वह भी प्रधानमंत्री करवा सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री चाहें तो अपने किसी मंत्री को मंत्री परिषद से बाहर करना है तो वो सिफारिश करेंगे, वो सलाह देंगे, वो भेजेंगे एक सूचना राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का आदेश निकाल देंगे कि अमुक मंत्री आप मंत्री परिषद में नहीं रहे हैं। या जो मैंने आपको बताया था कि कार्य विभाजन भी राष्ट्रपति करते हैं, यानी कौन सा मंत्री किस जिम्मेदारी को संभालेगा, यह जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति निभाते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं यह भी समझाना चाहूँगा कि राष्ट्रपति ही हैं जो कार्य का पुनः विभाजन कर सकते हैं, एक मंत्री से दूसरे मंत्री को दायित्व भेज सकते हैं या किसी मंत्री को पदच्युत भी कर सकते हैं। और ये सब वो काम करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह से, क्योंकि सरकार प्रधानमंत्री चला रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं चला रहे हैं, लेकिन काम राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है। ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। इसी तरह भारत के जो महाधिवक्ता हैं उनको पदच्युत करना हो या राज्यपालों को बदलना हो, राज्यपाल को हटाना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना हो, इवन यह भी कि सर्वोच्च न्यायालय या उस न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनको भी हटाने का जो भी संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोलते हैं, जो राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए भी काम में आती है। महाभियोग जो आपको याद होगा, मैंने आपको समझाई थी। ऐसी उस जैसी प्रक्रिया और जो भी प्रक्रिया हमारे संविधान में किसी पद को हटाने के लिए सुनिश्चित की गई है, उनका प्रयोग करते हुए उन पदाधिकारियों को पदच्युत करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को ही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी इसी तरह वो हटा सकते हैं, जो भी संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया होगी। तो हमने देखा कि कार्यपालिका शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास है वो बहुत विस्तृत है। संसदीय शासन प्रणाली में हमारे देश में जो लागू है उसमें यह एक परंपरा कायम हो गई है कि वह इन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। और इसलिए हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति के नाम से होने वाले सारे कार्य हम मानते हैं और हम जानते हैं
कि वे सभी असलियत में प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ का अब हम चर्चा को अगले क्लास में हम करेंगे, उनकी विधायी शक्तियों के बारे में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।